क्या आप इमेजिन कर सकते हो, आपके खेत में जो फसल उगती है उसका 75% प्रॉफिट कोई दूसरा छीन ले। बिहार में यही हो रहा था नील की खेती। ये सिर्फ एक फसल नहीं थी, ये गुलामी की वो जंजीर थी जिसे ब्रिटिश लोगों ने टिनकठिया सिस्टम का नाम दिया था। ये जुल्म 300 साल से चल रहा था। हर बड़ा लीडर खामोश था, हर कानून अंग्रेजों के हाथ में था। फिर एंट्री हुई एक नए नेता की, जो साउथ अफ्रीका से सत्य और अहिंसा का एक नया हथियार लेकर आया था। जब उन्हें चंपारण आते ही अरेस्ट करने का ऑर्डर मिला तो सबको लगा ये पहला कदम ही आखिरी साबित होगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी एक छोटी सी लिखावट ने अंग्रेज सरकार को सिर्फ 3 दिन में ही हार मानने पर मजबूर कर दिया। आज हम देखेंगे चंपारण सत्याग्रह की वो अनकही कहानी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मुमकिन 1857 की क्रांति के बाद ये पहली बार हुआ था जब माइटी ब्रिटिश एम्पायर ने किसी भारतीय आंदोलन के सामने घुटने टेके थे। और ये सब मुमकिन हुआ एक वकील की जिद से, एक ऐसी लड़ाई से जिसे आज हम सब चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिहार की जमीन चंपारण से। आखिर वहां के हालात इतने खराब क्यों थे? ये एक ऐसी जगह थी जहां किसान अपनी ही जमीन पर गुलाम बन चुके थे, एक ऐसी क्रूर व्यवस्था के नीचे पिस रहे थे जहां उनकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। इस जुल्म का एक नाम था 3 कठिया सिस्टम। इसका मतलब बहुत सीधा था, हर किसान को अपनी जमीन के हर 20 हिस्सों में से 3 हिस्सों पर नील की खेती करनी ही पड़ेगी। ये कोई चॉइस नहीं थी, ये एक कानूनी मजबूरी थी, एक जुल्म जो बकायदा कागजों पर लिखा हुआ था। और सोचकर देखिए ये जुल्म कितना गहरा था। एक तरफ जिस जमीन पर नील उगता वो अगले 3 साल के लिए जहरीली और बंजर हो जाती थी, और दूसरी तरफ इस बर्बाद फसल का किसानों को पैसा भी ना के बराबर मिलता था, यानी जमीन भी गई और मेहनत भी। किसानों के लिए ये कर्ज और निराशा का एक ऐसा जाल था जिससे निकलना नामुमकिन था, और अंग्रेजों के लिए मुनाफे और कंट्रोल की पूरी गारंटी। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी उम्मीद की कोई किरण दिखती है। चंपारण की वो उम्मीद थे राजकुमार शुक्ला, एक आम किसान, लेकिन उनकी जिद आम नहीं थी। उन्होंने ठान लिया था कि वो इस अन्याय के खिलाफ एक ऐसा वकील ढूंढेंगे जो अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के कानून से जवाब दे सके। और इसी खोज में वो पहुंचे मोहनदास करमचंद गांधी के पास। और गांधी जी के आते ही कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये लड़ाई अब ताकत या हथियारों की नहीं थी, ये लड़ाई थी दिमाग की। एक ऐसी कानूनी जंग जिसकी पूरी रणनीति एक वकील के दिमाग में तैयार हो रही थी, अंग्रेजों की ही कानून की किताबों से। चंपारण के कलेक्टर ने साफ साफ धमकी दी थी कि अगर कोई भी विरोध हुआ तो सीधा कानूनी कार्रवाई होगी, सबको जेल में डाल दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब कानून ही आपका दुश्मन हो तो आप कानून से लड़ेंगे कैसे? ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसे भेदना लगभग नामुमकिन लग रहा था। गांधी जी ने एक टॉप लेवल के वकील की तरह सोचा। उनकी स्ट्रैटेजी के 3 अचूक कदम थे। पहला, इन्वेस्टिगेट। केस की हर छोटी बड़ी जानकारी, हर सबूत और ब्रिटिश लीगल कोड की हर धारा को बारीकी से पढ़ा गया। दूसरा, कोलैबोरेट। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह जैसे बिहार के सबसे तेज तर्रार वकीलों की एक जबरदस्त टीम बनाई। और तीसरा, मोबिलाइज। जो भी सबूत मिले उसके आधार पर गांव वालों को इस कानूनी लड़ाई के लिए तैयार किया। ये सिर्फ एक आंदोलन की तैयारी नहीं थी, ये किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती को जीतने का एक ब्लूप्रिंट था। यहाँ एक पल रुककर सोचने वाली बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ा हथियार वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है, सबसे बड़ा हथियार होता है खेल के नियमों की सबसे गहरी जानकारी। गांधी जी ने अंग्रेजों का खेल उन्हीं के नियमों से जीतने की पूरी तैयारी कर ली थी। जब पूरी तैयारी हो गई तब गांधी जी ने ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती देने का फैसला किया। अब सिर्फ कागजों पर रणनीति नहीं बननी थी, अब आमने सामने की लड़ाई शुरू होने वाली थी। लेकिन ये लड़ाई मैदान में नहीं, दिमाग और कानूनों के दम पर लड़ी जानी थी। पर असलियत तो चौंकाने वाली थी। जब गांधी जी ने लोगों से साथ आने को कहा तो जानते हैं कितने लोग आए? सिर्फ 15। डर के मारे सिर्फ 15 लोग, वो भी अपनी चप्पलें हाथ में लेकर बैठे थे कि जैसे ही पुलिस दिखे वो भाग जाएंगे। इतनी बड़ी लड़ाई की शुरुआत इतनी डरी हुई थी। लेकिन गांधी जी इस डर से हिले नहीं। उन्होंने कोई नारेबाजी नहीं की, कोई हिंसा नहीं। उन्होंने बस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक चिट्ठी लिखी
एक ऐसी चिट्ठी जो किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली थी। उस चिट्ठी में लिखा था, इंग्लैंड के कानून के मुताबिक मुझे एक ब्रिटिश नागरिक होने के नाते शांतिपूर्ण विरोध करने का पूरा अधिकार है और ये आपका फर्ज है कि आप मुझे और मेरे साथियों को सुरक्षा दें। ये पढ़कर डीएम का दिमाग घूम गया। उसने गांधी जी को एक बागी की तरह देखा ही नहीं था। उसने देखा कि एक ब्रिटिश नागरिक अपने ही अधिकारों की मांग कर रहा है। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। और बस उस एक चिट्ठी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो रात सिर्फ चंपारण के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के इतिहास के लिए फैसले की रात थी। वो रात जब डर पर हिम्मत ने और ताकत पर दिमाग ने जीत हासिल की। जैसे ही ये खबर फैली कि एक वकील ने डीएम को उसी के कानून में फंसा दिया है, वो 15 डरे हुए लोग हजारों की भीड़ में बदल गए। चंपारण में अंग्रेज पुलिस मुट्ठी भर थी और सामने किसानों का एक ऐसा सैलाब खड़ा था जिसका डर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और उस भीड़ के सबसे आगे कौन खड़ा था? गांधी जी। वो जानते थे कि पुलिस उन पर हाथ नहीं उठा सकती। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड से पढ़े एक बैरिस्टर यानी एक टॉप लेवल के वकील पर हमला करना ब्रिटिश सरकार के लिए एक इंटरनेशनल कानूनी और राजनीतिक दुस्वप्न बन जाता। और हुआ भी वही। ब्रिटिश हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। 3 कठिया सिस्टम को खत्म कर दिया गया। लड़ाई जीत ली गई थी। जो नामुमकिन था वो एक वकील के दिमाग ने मुमकिन कर दिखाया था। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये सिर्फ एक आंदोलन की जीत नहीं थी, ये एक पहचान के बदलने की कहानी थी। ये एक वकील के महात्मा बनने की कहानी थी। लोगों ने उन्हें जादूगर कहना शुरू कर दिया। कोई उन्हें मंगल बाबा कहता। अफवाहें फैलने लगीं कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई दैवीय शक्ति है। और तभी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें एक नया नाम दिया, महात्मा, यानी एक महान आत्मा। इस घटना की ऐतिहासिक अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम को बेरहमी से कुचल दिया गया था। ठीक 60 साल बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह के रूप में पहली बार ब्रिटिश प्रशासन ने एक अहिंसक भारतीय आंदोलन के सामने अपनी हार मानी थी। ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक जीत थी। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था, आने वाली पीढ़ियां शायद ही ये विश्वास करेंगी कि हाड़ मांस का ऐसा कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर चला भी था। और चंपारण उसी महान व्यक्ति के सफर की असली शुरुआत थी। तो आज का सवाल यही है, ज्यादा शक्तिशाली क्या है? एक साम्राज्य का अधिकार या फिर ज्ञान और रणनीति से लैस एक अकेले इंसान का साहस? अगर आपको इतिहास को समझने का ये नजरिया पसंद आया और आप ऐसी ही गहरी पड़ताल देखना चाहते हैं जो ये बताती हैं कि कैसे सही रणनीति से इतिहास को बदला जा सकता है, तो इस चैनल का हिस्सा जरूर बने। नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि इस कहानी से आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है, क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं होता। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।